एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, उसके अंदर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती कहाँ से है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, और टू कंपेयर डाटा प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ करंट ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जिससे हमें हमारी पोजीशन का पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, हमें अपनी मार्केट पोजीशन का, कि जो मार्केट के अंदर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी और हमारी क्या पोजीशन है, कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे है या हम उनसे आगे हैं, और अगर आगे हैं या पीछे हैं तो कितना कितना आगे कितना पीछे हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है सर? सबसे पहले आता है सर सब ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आता है सर बैलेंस शीट। और ये जो नोट्स टू अकाउंट है वो पार्ट होता है बैलेंस शीट का। ये नोट्स टू अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम समझा सके लोगों को कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स हैं, जैसे मतलब ये होता है ना कि आप बैलेंस शीट के अंदर, जैसे आपकी कंपनी के अंदर 100 एसेट्स हैं, यानी कि 100 टाइप की फर्नीचर है, आप हर फर्नीचर को बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं दिखा सकते, और हर एक फर्नीचर की भी अमाउंट अलग अलग है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी अलग अलग लगा होता है। तो इसलिए इसलिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बना करके उसके अंदर आपको मतलब जितनी भी टाइप के एसेट्स हैं उसको दिखाना होता है, इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो मेन जो 3 अकाउंट होते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट क्या है? एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्टिंग 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 अकाउंट्स कह सकते हैं, जो बैलेंस शीट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स भी आपके। अच्छा सर, कैश फ्लो से मतलब तो हम समझ गए सर। कैश फ्लो, कैश का मतलब तो कैश होता है सर, और फ्लो का मतलब दो टाइप के फ्लो होते हैं सर, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होती है सर। अब सर कैश के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है सर? अब कैश के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। नंबर 1 कैश, जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में होता है, जो करेंसी नोट्स हम यूज़ करते हैं वो होता है कैश। नंबर 2 पे होता है सर बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट के अंदर आप में जो बैंक के अकाउंट के अंदर के आप में जो रुपए पड़े हैं, आपने जो डिपॉजिट रखे हुए हैं, जो एफडी करवा रखी है, वो आपका होता है बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक बैलेंस। ठीक है सर, बैंक बैलेंस। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट से क्या मतलब होता है सर? जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों को आप विद इन 90 डेज कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई भी चीज़ को 90 डेज़ के अंदर कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बता देता हूँ। सपोज़ कोई डिवेंचर आपने परचेज कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल 2 तारीख दूसरा महीना 2025 को आपने कोई डिवेंचर परचेज किया है। अब यहाँ से जो 90 डेज़ है, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, 2 मई 2 मई तक, यानी कि ठीक है 2 मई तक आपने कुछ परचेज़ किया है, जिसकी, जैसे डिबेंचर आपने परचेज़ किया है जो रिडीम होगा 2 मई को, यानी विद इन 90 डेज वो क्या आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर प्रेफरेंस शेयर आपने परचेज़ किए हैं जो रिडीम हो जाएंगे। अब सर इरिडीमेबल डिबेंचर आपने परचेज़ कर लिए तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट वही माना जाएगा जो विद इन 90 डेज
आपको मनी के अंदर या बैंक में या कैश में जैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो आप जिसको। सर ऐसे तो हम इन्वेंट्री ले सकते हैं, इन्वेंट्री आप कैश इक्विवेलेंट में नहीं ले सकते, बिकॉज उसका देखो कोई सर्टेन पीरियड नहीं होता है ना उसको सेल करने का। अभी आप नहीं बता सकते कि कोई भी इन्वेंट्री, कोई भी स्टॉक आप कब सोल्ड कर सकते हो। अब वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कब कि कब कस्टमर आए। हो सकता है कल कोई कस्टमर आ जाए, हो सकता है अगले 6 महीने तक कोई कस्टमर ना आए, ठीक है। तो दैट डिपेंड ऑन कस्टमर बेस। सो इन्वेंट्री कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती है। कैश इक्विवेलेंट से सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो विद इन 90 डेज कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आगे बात करते हैं। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज़ होती है सर। सर 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है सर, अभी बता देते हैं सर। नंबर 1 पे होता है सर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा चलो, इसको बताने से पहले आपको मेथड बता देता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने मेथड से बनाया जाता है। ठीक है सर, मेथड कितने होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने को। कैश फ्लो स्टेटमेंट सर 2 मेथड होते हैं सर। एक होता है सर डायरेक्ट मेथड, एक होता है सर इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक सिंपल सी समरी आपको बता देता हूँ। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है ना, ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड का इम्पैक्ट फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट भी आता है। तो सर नंबर 2 पे जो एक्टिविटीज़ आती है सर, वो आती है आपकी सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और नंबर 3 पे जो आती है सर, वो आती है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है सर, तो ये 3 एक्टिविटीज़ आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है सर। और इसके अंदर आप देख पाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा धीरे धीरे। आज थोड़ा बेसिक पे बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको लॉजिक बता दूंगा ना, तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे क्या करते हैं कि मोस्टली कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, उन सब चीज़ों का रट्टा मार के बैठ जाते हैं, लेकिन रटने वाली चीज़ें नहीं है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो बनती है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वो किससे बनती है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों आइटम आपके आते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों को लिंकेज कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ये जो 3 एक्टिविटी है, नंबर 1, 2 एंड 3। नंबर 1, 2 एंड 3 सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सर। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड है सर, एसेट साइड्स। ठीक है सर। और फिर सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी डेफिनेटली एक ही चीज़ बचती है, लाइबिलिटीज़, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कवर कर लिया। बैलेंस शीट के एसेट साइड कवर कर ली, क्योंकि बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड एक लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड आपने कवर कर ली, तो फाइनली बचती है लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड्स। ठीक है सर, लाइबिलिटीज़ आपका क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सर। देखो ऑपरेटिंग से क्या मतलब समझते हैं आप? ऑपरेटिंग का मतलब होता है सर बिजनेस को ऑपरेट करने में जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम होती है, वो आपका क्या होता है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है सर। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सर, बिजनेस को चलाने के लिए आपको जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती हैं।
ठीक है, जैसे मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया आपने, फर्नीचर आपको परचेज करना पड़ता है, ऑफिस आपको परचेज करना पड़ता है, ऑफिस बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये सारी आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है। हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो वो सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ आती है आपकी सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं सर। तो सर फाइनेंसिंग का क्या मतलब है सर, फाइनेंसिंग का मतलब होता है जितनी भी, देखो आपको कहीं इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या चाहिए होगा, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास कुछ होगा इन्वेस्ट करने के लिए। जब कुछ मनी आपके पास होगी तभी आप कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। अगर आपके पास कुछ पैसा ही नहीं है तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोन ले लेंगे, तो लोन लोगे तो लोन लेने से क्या होगा, मनी आएगी ना, तभी तो। ठीक है सर, लोन लेना क्या है, लोन लेना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर। सर हमारे पास खुद का अपना पैसा पड़ा है सर, हम क्यों किसी से लोन ले, कैपिटल, पर कैपिटल भी फाइनेंसिंग में आएगी सर। ओके, तो सर हम सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमें सेल करने के लिए हमने क्या है कि उधार पे माल उठा लिया किसी से, उधार पे आपने उठाया है तो वो आपके क्या क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी साइड में, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यानी कि लाइबिलिटी साइड जितने भी आइटम आएंगे वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इम्पैक्ट डाल लेंगे, और जो एसेट साइड में जितने भी आइटम आएंगे, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो सब आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर एसेट साइड तो इन्वेंट्री भी आती है, ये पॉइंट है याद रखने का। इन्वेंट्री आपकी आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। सर ऑपरेटिंग में क्यों आएगी, अभी तो आपने बोला एसेट साइड में आती है सर, अभी तो आपने बोला कि जो भी एसेट साइड है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। देखिए मैंने सही बोला, इसमें कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन जो इन्वेंट्रीज आपकी जो होती हैं वो इन्वेंट्री आप किस चीज़ के लिए रखते हैं, ताकि आप बिजनेस को ऑपरेट कर सकें। अगर मान लो आपका कोई सेल परचेज, मतलब आपका कोई सेलिंग का बिजनेस, मतलब आप जूते बनाते हैं, अगर आपके पास जूते मैन्युफैक्चरिंग करके स्टॉक नहीं रखोगे तो आप सेल क्या करोगे। अब आपको अगर कुछ सेल करना है तो आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक होना चाहिए। तो स्टॉक क्या है आपके ऑपरेशंस में, डेली ऑपरेशंस में इंक्लूड होता है, तो वो क्या कहाँ आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। सर कैश एसेट साइड में आता है सर, देखो कैश एसेट साइड में आता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं देंगे, उसका इम्पैक्ट हम सबसे लास्ट में देते हैं, सबसे लास्ट में, जब इन तीनों एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन बन के जो अमाउंट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को, ओपनिंग को ऐड, क्लोजिंग को लेस, सॉरी यहाँ पे ओपनिंग को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों बैलेंस को ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये वाला जो बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अब सपोज करो सर ओपनिंग बैलेंस था 200 और क्लोजिंग दिखा रहा है आपको 500, तो ये वाली अमाउंट कितनी आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी 300 रुपये आएगी। अब 300 अमाउंट ये आपको मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा, आप बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अभी ओवरव्यू समझ लीजिए, ये एकदम बेसिक क्लास है आपको। सबसे पहले इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाऊंगा और बैलेंस शीट समझाऊंगा, क्योंकि उसके बिना, और फॉर्मेट समझाऊंगा। अगर आपने आज की क्लास समझ ली ना, आई प्रोमिस यू कि आपको रट्टे मारने की जरूरत तो कभी नहीं पड़ने वाली है, आई प्रोमिस यू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सर मान लो कि सर यहाँ पे तो 100 रुपये हैं और यहाँ पे 200 रुपये हैं, तो इसका मतलब जो इनका टोटल है वो नेगेटिव आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बात हमेशा याद रखना, इन दोनों को मिला करके इनका जो टोटल है वो इससे मैच होना चाहिए। इन दोनों का टोटल हमेशा इससे, यानी कि ये जो ओपनिंग बैलेंस में और ये जो कंक्लूजन बैलेंस आया है, इन दोनों का टोटल आपके क्लोजन से मैच होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात यही थी आपको समझाने के लिए। तो अब बात करते हैं सर, देखो फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 2 मेथड मैंने आपको बताए थे, एक डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। ठीक है सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है उसके अंदर मान लो आपकी तीनों एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट जरूर आता है, इम्पैक्ट तीनों एक्टिविटीज़ के ऊपर आता है। ठीक है सर, तीनों एक्टिविटी यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे। सर वो इम्पैक्ट
ये जो इनडायरेक्ट मेथड है मेनली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है, मेनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है, लेकिन इसकी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, ठीक है, वो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में भी करनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट बच्चों को काफ़ी सिंपल लगेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए, 12th क्लास के लिए थोड़ा रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम नया रहता है ना आपके लिए। तो डायरेक्ट मेथड काफ़ी इजी रहेगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे यही कहते हैं कि यार एग्ज़ाम में बस डायरेक्ट मेथड आ जाए, हम एक एक करके चिपका के आ जाएं और हमारे नंबर ना कटें, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको इनडायरेक्ट में भी आपको कमांड आ जाएगी। सबसे पहले सर मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सर फॉर्मेट बता दो सर। देखो, अब जब मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी बताऊँगा और उसके साथ में हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है सर। यस सर। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं CFS लिख रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग मान लो कि 31/3/25 है, ठीक है सर, यही आपका ईयर एंड है और इसी के लिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले सर यहाँ पे पार्टिकुलर्स वगैरह अमाउंट वगैरह आपको जो भी लिखनी होती है, ठीक है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट, अभी सबसे पहले बात करते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सर देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ठीक है। मैं इनडायरेक्ट मेथड आपको पहले समझा रहा हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड आपको पहले समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है सर नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स। हमेशा ये जो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, ठीक है। तो आपको आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट से आपको बिफोर टैक्स में, सर वो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें टैक्स ऐड कर देंगे, जितना टैक्स आपने पे किया है वो टैक्स ऐड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात कुछ है नहीं। जब आप इस अमाउंट के ऊपर पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आपको करते हो ऐड और लेस करने होते हैं, ऐड या लेस, ठीक है, ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है सर। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होते हैं सर, ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको नोट 1 में बताऊंगा कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होते हैं सर, ठीक है सर। अभी आप बस फॉर्मेट के ऊपर फोकस कीजिए ताकि मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है वो समझा पाऊँ। देखो आज की क्लास 40-45 मिनट की रहने वाली है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप जस्ट फोकस कीजिए, आई प्रोमिस यू कि आपका चाहे डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन उठ के आए या इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन उठ के आए, आप बिल्कुल भी बहुत ईजीली आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश मैं आइटम लिख रहा हूँ, बाद में आपको इनका लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है, कि हम इसको ऐड क्यों करते हैं और इसको लेस क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। अब लॉस हो गया सर, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं सर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है सर। अच्छा, डेप्रिसिएशन सपोज करो कि 500 रुपये दे रखा है आपको, ये 200 रुपये दे रखा है सर आपको, ये 100 रुपये दे रखा है सर आपको, ठीक है। ये जस्ट आपको अमाउंट पुट करके दिखा रहा हूँ मैं। नीचे एक काम करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेता हूँ, ठीक है, साथ साथ में, ताकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं एकदम साथ साथ में बना रहा हूँ, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आप साथ में बना रहे हो, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है कि आपके लेवल पे इन दोनों को अलग अलग करके समझाना पड़ता हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बस समझाने के लिए इसको साथ साथ में बना रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
और एक मैंने बना दी सर बैलेंस शीट। ठीक है सर, बैलेंस शीट। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट की ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। सर एसेट साइड है, इसका मतलब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगी। इसके अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो किसको इम्पैक्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। और इसके अंदर कुछ भी चेंज होता है तो वो किसको इम्पैक्ट करेंगी सर, किसको इम्पैक्ट करेंगी, बोलो, फाइनेंसिंग को। ठीक है सर, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को। अच्छा सर, एसेट्स में क्या होता है सर, एसेट्स में मैं बताता हूँ। जैसे बिल्डिंग हो गई आपकी सर, बिल्डिंग, लैंड। ठीक है सर, लैंड हो गई सर आपकी। और कैश हो गया सर आपका, इन्वेंट्री हो गई सर आपकी, डेप्टर्स हो गए सर आपके। ठीक है सर, प्रीपेड हो गए सर आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए सर। ठीक है सर, और यहाँ पे क्या आता है सर, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल हो गई सर आपकी, और क्रेडिटर्स हो गए सर आपके, सर लोन्स हो गए सर आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए सर आपके। ठीक है सर, और प्रॉफिट में ये देख लो सर, सबसे पहले यहाँ पे आता है सर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और फिर परचेजेस, और फिर क्या आता है सर, और आपका आता है सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और आपका आता है सर ग्रोस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आता है सर, यहाँ पे सेल्स आता है सर, और यहाँ पे क्या आता है सर, क्लोजिंग स्टॉक आता है सर। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक आता है सर। यहाँ पे मान लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं सर ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सर ग्रोस प्रॉफिट से। यहाँ पे आपने मान लो कोई रेंट रिसीव किया है, यहाँ पे आपने मान लो कोई प्रॉफिट रिसीव किया है सर, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है सर, यहाँ पे आपने लॉस किया है सर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यहाँ पे आपने कोई भी अदर एक्सपेंसेस चार्ज किए होंगे। ठीक है सर, तो ये आपका मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया और बैलेंस शीट बना दी सर। ये आपको समझाने के पर्पज़ के लिए बनाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम और भी बहुत होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सर, उसके बाद में आप कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पर, जो भी अमाउंट आएगा। सपोज करो कि नेट प्रॉफिट आपका था 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आपका था यहाँ पर। ठीक है सर, ये वैसे ही मैं अमाउंट पुट कर रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मेरे मन में जो भी अमाउंट आ रही है वो, क्योंकि जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है सर, यहाँ पे आते हैं सर प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा सर, वर्किंग कैपिटल आपने लिख दिया सर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर, वर्किंग कैपिटल आपको समझाऊंगा मैं नोट नंबर 2 के अंदर। ठीक है सर, नोट नंबर 2 में से हम वेट करते हैं। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल देखो सर, ऐड और लेस। ठीक है सर, ऐड और लेस कैसे करते हैं सर, अभी बता देते हैं सर। यहाँ पे ऐड क्या होगा सर, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। बच्चे क्या है, सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसका रट्टा मार के जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इसको रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद में आता सर लेस करते हैं डिक्रीज इन, सॉरी, हाँ, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है सर,
वो होता है सर। उसके बाद में यहाँ पे टोटल आ जाता है सर। उसके बाद में अगर बात की जाए उसके बाद में क्या आता है सर, उसके बाद में आता है सर प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए मैं आपको बता दूं, ये बात बड़े ध्यान से सुन लेना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं सर। हर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कैसे होते हैं सर? जैसे सबसे पहले बता देता हूँ सर, कंपनी के अंदर आग लग गई और आग लगने से क्या होगा सर, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई, जिसमें एक तो थी सर फायर लगी कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर क्या लगी? फायर लगी। फायर करने से 3-4 चीज़ें नष्ट हो गई। सबसे पहले तो क्या नष्ट हुआ सर, आपका इन्वेंट्री नष्ट हो गई सर। जो भी स्टॉक था वो डिस्ट्रॉय हो गया सर। उसके बाद में एसेट्स थी सर, एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है सर। और बस फाइनेंसिंग के लिए आपको अलग से समझाऊंगा। ये मान लो कि लॉस ड्यू टू फायर हो गया सर। अब इन्वेंट्री कहाँ आती है सर? इन्वेंट्री आती है सर ऑपरेटिंग में। तो ये क्या, किस चीज़ का सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का समझाता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है सर, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। रेगुलर बेसिस पे ऐसा तो है नहीं कि आपके बिजनेस में आग डेली डे बाई डे लगती है ना? कोई भी बिजनेस तो नहीं होगा जिसमें आग डे बाई डे लगती है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जिसके अंदर थेफ्ट यानी कि कोई चोरी डे बाई डे होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जिसके ऊपर डे बाई डे, ठीक है, जो इरेगुलर हो। ठीक है, जो रेगुलर रहेंगी उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन, डेली ऑपरेशन। जो डेली ऑपरेशंस के अलावा होती है, जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो रेगुलर बेसिस पे ना हो। ठीक है, तो अब इन्वेंट्री कहाँ की है? ऑपरेटिंग आइटम है सर। तो ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा फायर की वजह से या थेफ्ट की वजह से, कुछ भी आपकी इन्वेंट्री चोरी हो गई, मान लो जो 500 रुपये की इन्वेंट्री आपकी चोरी हो गई, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब सर एसेट्स गई, एसेट्स चोरी हो गई या एसेट्स जलकर डिस्ट्रॉय हो गई, तो इसका इम्पैक्ट जो कहाँ आएगा सर? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर शो होगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहाँ शो होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता क्या है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर बाकी टेंशन मत लो, मैं इसको डिटेल में दोबारा समझा दूंगा अगर आपको समझ नहीं आया है तो। सपोज करो लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट, लॉस ऑफ इन्वेंट्री कह सकते हैं। ठीक है सर, लॉस ऑफ इन्वेंट्री, लॉस ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है सर, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अमाउंट आ गई सर। उसके बाद में देखो सर, यहाँ पे आता है सर, यहाँ पे अब इसका टोटल कर सकते हैं सर, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, या इसका जो टोटल है वो आप यहाँ लिख सकते हैं सर सेकंड वाले कॉलम के अंदर। ठीक है सर, उसके बाद में सर बात स्टार्ट करते हैं सर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की सर, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की सर। सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सर इसका इन्वेस्टिंग में क्या आते हैं सर? इन्वेस्टिंग में आपके आते हैं सर, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सर, एसेट्स। इन्वेस्टिंग में आता है सर एसेट्स। अब देखो, अब मैंने एक एडजस्टमेंट्स आपको बताई थी, ये देखो, ये वाली एडजस्टमेंट मैंने ऐड और लेस करवाई थी। ये सर बिल्कुल करवाई थी। ये प्लांट और मशीनरी किस में आता है सर? एसेट्स में आता है। और फर्नीचर कहाँ आता है सर? एसेट्स में। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सर, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सेल्स ऑफ एसेट्स। अब सपोज करो सर,
एसेट्स कितने की थी सर, 500 रुपये की, अपन ने उसको 600 रुपये में सेल कर दिया, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। आपने ऊपर कितना प्रॉफिट 100 रुपये का दिखाया था ना अपन ने, ये देखो यहाँ पे अपन ने लेस कर दिया था। लेकिन सर अब यहाँ आप कितने का दिखाएंगे सर, यहाँ आप पूरे 600 रुपये का दिखाएंगे। तो सर ऊपर वाले 100 रुपये वो देखो वो यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, 500 रुपये की एसेट्स थी, 600 की बेच दी, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो सर वहाँ पे जो 100 रुपये थे वो वहाँ पे लेस क्यों किए? अगर यहाँ पे 600 का दिखाना ही था तो वहाँ पे क्यों लेस किए? उसका रीज़न है, मैं बताऊँगा, वो आगे बताऊँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता, मान लो जैसे कि 500 रुपये की एसेट्स थी, वो आपने 300 की सोल्ड कर दी, यहाँ पे 200 का लॉस हो गया, तो अब आप यहाँ कितने अमाउंट से दिखाते? सर 200 रुपये तो हमने ऊपर ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है हम 500 रुपये का दिखाएंगे। नहीं, यहाँ पे हम दिखाएंगे सर 300 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाएंगे सर 300 रुपये के, ठीक है। तो सर इसका 200 का इम्पैक्ट देखो, इसका भी आगे समझाऊंगा मैं कि ये प्लस और माइनस हमने क्यों किए। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आई प्रॉमिस यू कि जब तक ये सेशन एंड होगा आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या आता है सर, परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है सर। अच्छा, परचेज ऑफ एसेट्स को प्लस करेंगे या माइनस? इसको करेंगे सर माइनस। सर माइनस करने का रीज़न वो भी आपको बताऊंगा। सर आप तब से ये बोल रहे हो बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, बोलते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जुड़े रहिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा, ठीक है सर। उसके बाद में आता है सर क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर कुछ दे रखा है, मतलब लॉस ड्यू टू फायर हो गया है सर, एसेट्स कोई जल के राख हो गई है, तो वो यहाँ पे लॉस दिया जाएगा सर। तो सर यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है सर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सर इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम मान लो कि कैपिटल ऐड ऑन की होगी, कैपिटल ब्रोट इन, या ड्राइंग्स की होगी, ठीक है सर। हमने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया तो यहाँ से लेस हो जाएगा, अगर लेके आए हैं तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन, जो भी यहाँ पर जो अमाउंट आई थी ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब इन तीनों का कंक्लूजन मिला कर यहाँ कुछ अमाउंट होएगी, और ये अमाउंट हो गई दूसरी अमाउंट, तीसरी अमाउंट, इन टोटल इन तीनों का टोटल यहाँ आएगा सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे आएगा इसका टोटल। उसके बाद में ऐड करते हैं सर ओपनिंग बैलेंस किसका सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब था, कैश बैंक और कैश इक्विवेलेंट्स, ये तीनों का जो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि कैश का भी अलग से बैलेंस दे रखा होगा और बैंक का अलग से दिया होगा। कई बार कैश एंड बैंक बैलेंस बोल देते हैं तो दोनों साथ मिला करके आपको दे देते हैं क्वेश्चन में, कई बार ये तीनों चीज़ें आपको अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इन तीनों का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको और इसको ऐड करना है, और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है सर। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले हम जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अभी बात करते हैं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले सर नेट प्रॉफिट आपका कहाँ से उठ के आता है सर, नेट प्रॉफिट आपका कहाँ से उठ के आता है सर, नेट प्रॉफिट आपका उठ के आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पे होता है सर नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मान लो टैक्स भी दिया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट का आ रहा है, मान लो 2000 रुपये लिखा हुआ है ना ऊपर, 2000 मान लेते हैं इसको, और आपका टैक्स लिखा हुआ होता है, मान लो कि 100 रुपये टैक्स लिखा होता है, सपोज करो, जस्ट एक अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट, ये क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है सर, आफ्टर टैक्स दे रखा है सर, क्योंकि आपने टैक्स 100 रुपये चार्ज कर रखा है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे टैक्स दिया ही ना हो, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में कहीं टैक्स ही नहीं दे रखा है, तो हम ऑटोमेटिकली इसको क्या मान लेंगे सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लेंगे, ठीक है सर। कि कहीं टैक्स का ट्रीटमेंट ही नहीं है, अब जरूरी थोड़ी वहाँ पे कैलकुलेट थोड़ी करने बैठेंगे कि टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना आपको, जो सिंपली अमाउंट उठा लेना है। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दे दे कि टैक्स
और नेट प्रॉफिट 30%, तब आप इसको क्या मानोगे? और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ना कर रखी हो, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, उसके अंदर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे क्या? आप हमेशा उसमें एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद में हाँ, दिक्कत कब आती है सर? दिक्कत आती है सर जब आपको दिया होता है ट्रायल बैलेंस आपको जब दिया होता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के अंदर, ठीक है। तो वो भी आपको टेंशन मतलब वो भी समझा दूंगा, अभी आप फिलहाल ये समझो। तो सर सबसे पहले हमने क्या देखा है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ठीक है। यहाँ पे मान लो टैक्स रुपये है कितना, 100 रुपये। तो सर अब अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे सर? पहले तो आप लिख दोगे सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना हो जाएगा सर, 2000 रुपये। और फिर आप इसमें ऐड कर दोगे सर टैक्स, कितना सर, 100 रुपये। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा सर, 2100 रुपये, ठीक है सर। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा सर, 2100 रुपये आ जाएगा सर, ठीक है सर। ये बात हम समझ गए सर, ठीक है सर, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आ जाएगा सर, 2100 रुपये आ जाएगा सर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आ जाएगा सर, 2100 रुपये आ जाएगा सर। अच्छा सर, उसके बाद में आता है सर नॉन कैश। नॉन कैश से क्या मतलब है सर? नॉन कैश का मतलब होता है जिसका इम्पैक्ट, अब जो जिसका इम्पैक्ट कैश के अंदर ना आए, ठीक है सर। ऐसे कौन से एक्सपेंस होते हैं सर जिनका इम्पैक्ट कैश में ना आए? अभी बता देते हैं सर। डेप्रीशिएशन, आप एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीशिएशन आपका कहाँ आता है सर? डेप्रीशिएशन सर हमारा आता है सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आता है सर। सर हमने वहाँ ऐड कर रखा है सर। उसका रीज़न क्या है सर? देखो, जब आपने डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम है और हम क्या बना रहे हैं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। हम इसको ऐड करने का रीज़न ही मैं बता देता हूँ कि हम बना रहे हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका मतलब ही यही है कि जो आइटम कैश पर इम्पैक्ट डालता है, आपके बैंक बैलेंस पर इम्पैक्ट डालता है, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, हम सिर्फ उन्हीं का इम्पैक्ट लेने जा रहे हैं। और डेप्रीशिएशन तो हमारे कैश में कहीं आता ही नहीं है सर। डेप्रीशिएशन तो एक प्रोविजनल अकाउंट है, जो प्रोविजनल अकाउंट है जिसका इम्पैक्ट रियल में आता ही नहीं है। तो हम उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या है, आप सपोज करो कि यहाँ पे 300 रुपये का डेप्रीशिएशन था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट आ रहा था 2000 रुपये, ठीक है। टैक्स 100 रुपये था और ये मान लो लॉस ऑन एसेट्स 500 रुपये मान लो, ठीक है सर। कुछ भी मान लो, एक अमाउंट माननी है अपने को तो, ठीक है। यहाँ पे 700 रुपये मान लो, वट एवर, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो डेप्रीशिएशन एक क्या है, नॉन कैश आइटम है। इसकी वजह से हमारा अगर मान लो कि ग्रोस प्रॉफिट 5000 रुपये था, वट एवर, एक मिनट, मेरे को 1 मिनट देना। हाँ, तो मान लो कि अपना नेट प्रॉफिट ये इसका टोटल मिला के कितना आ रहा था, 3600 रुपये, ठीक है। तो अगर मान लो कि अपना नेट प्रॉफिट था 3000 रुपये, यहाँ पे आपने 300 ये रिसीव किया और यहाँ पे आपने 300 ये रिसीव किया। तो अब आपका 3000 रुपये था, 3000 से आप कहाँ पहुँच गए, सीधा 2000 पे। और 2000 पे कैसे किए पहुँचे, जिसमें आपने 300 रुपये का डेप्रीशिएशन चार्ज किया। अगर डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है लेकिन वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपके प्रॉफिट पे, जब ये आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डाल रहा है तो यानी ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आपके प्रॉफिट को लेस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है आपके प्रॉफिट को। अब डिक्रीज़ कर रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारा प्रॉफिट वापस से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि जिससे अपना प्रॉफिट कैश के अंदर, जो अपना नेट प्रॉफिट है वो कैश अमाउंट के अंदर अपने को शो कर जाए, ठीक है। तो इसको वापस ऐड करने से हमारे पास क्या हो गया सर, अपने कैश को इंक्रीज करना, अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना है इसको मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं सीधा, डेप्रीशिएशन कितना चार्ज कर रखा है यहाँ पे, 500 का रखा है क्या, सॉरी यहाँ पे 300 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 300 रुपये आपका डेप्रीशिएशन आ गया सर। उसके बाद में सर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सर आपने इसको ऐड क्यों कर रखा है सर, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 200 रुपये दे रखा है सर, तो इसको 200 रुपये कर लेते हैं सर। ये क्या है, एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम,
ये क्या है, एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। सेल ऑफ एसेट्स कहाँ आती है? एसेट्स तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है सर। नॉन ऑपरेटिंग कैसे है सर? ये नॉन ऑपरेटिंग अभी बता देता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग कैसे है। देखो, ऑपरेशन क्या, हमारा काम क्या है? हमारा काम है सर अपनी इन्वेंट्री को सोल्व करना। हम जूते बना रहे हैं तो हमारा काम है जूतों को सेल करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम जूते बनाने वाली मशीन को सेल कर रहे हैं। अगर हमारा काम है कि हमें जूते बनाने वाली मशीन को सेल करना है, जूते बनाने वाले मशीन को अगर सेल करना हमारा काम है, तो हमारी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? मशीन इन्वेंट्री हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एक शू मैन्युफैक्चरर है और हम शू सोल्ड करते हैं, ठीक है। अगर हमारी इन्वेंट्री, तो हमारी एसेट्स जो है वो इतनी पुरानी हो गई है कि वो यूज करने के लायक नहीं है और हम उसको सोल्ड करते हैं, ठीक है। अब हमारी बुक वैल्यू कितनी है कि उस मशीन की बुक वैल्यू हमारी 500 रुपये दिखा रहा है और हमने उसको कितने में सोल्ड कर दिया सर? 300 रुपये में। तो ये 200 रुपये का जो लॉस है वो हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जब इसका इम्पैक्ट दिखाते हैं तो वो हमारे प्रॉफिट को क्या करते हैं? रिड्यूस करता है सर। और प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो किस चीज़ का एलिमेंट है? वो आपका है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एलिमेंट। और जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है वो किसका एलिमेंट है? वो आपका है सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का एलिमेंट। जिसकी वजह से देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की एलिमेंट की वजह से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? रॉन्ग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से वो गलत है। तो हम उसको वापस से ऐड कर देंगे। कोई भी लॉस हुआ है, कोई भी अगर एसेट सेल करने की वजह से अगर कोई लॉस हुआ है तो हम उसको वापस क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे, ताकि हम हमारा नेट प्रॉफिट एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकें। इसको ऐड करने का सिंपल सा मतलब है, हम हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकें। उसकी वजह से हम यहाँ पे जो ये 200 रुपये है वो वापस ऐड ऑन कर देते हैं। सर अभी आपने यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये लेस कर दिया, अब इसका रीजन बता देता हूँ। चलो नीचे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं। सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फर्नीचर की जगह मैंने सीधा एसेट लिख दिया, यहाँ पे 100 रुपये कर दिया, ठीक है। तो सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स के 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। वहाँ पे आपने लेस दिखा रखा है सर। लेस क्यों दिखा रखा है? अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ना होता तो यहाँ पे कितने आते? मतलब यहाँ पे 3 और 3300 रुपये बन रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट ना होता, हम कोई एसेट सेल ना करते, तो सिंपल सी बात है कि इसको तो गायब हो जाना है, ठीक है। अगर इसको गायब हो जाना है तो ये इसको भी गायब हो जाना है। इसको गायब होते ही ये जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपको कितना बचता? 3300 रुपये बचता, 3300 रुपीज़ बचता, ठीक है। अगर ये 3300 रुपीज़ बचता तो ये आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेट प्रॉफिट होता, ठीक है। लेकिन आपका प्रॉफिट होने की वजह से आपकी जो अमाउंट है वो कितनी हो गई है? 3400 रुपये। और ये 100 रुपये यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया है। लॉजिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपका ये वाला अमाउंट नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को लेस करना पड़ेगा, ताकि हम जो अपना प्रॉफिट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उस प्रॉफिट को हम एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दिखा सकें। इसके लिए हमने प्रॉफिट को लेस कर देते हैं और अगर कोई लॉस हुआ है उसको हम वापस से ऐड बैक कर देते हैं। एक बार फिर से एक समरी बता देता हूँ। देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है। मैंने ऊपर एक चीज़ लिखी थी, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्या लिखा था? नॉन कैश। नॉन कैश में आपका क्या आता है सर? डेप्रिसिएशन आता है सर। एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग यानी कि चाहे कोई आइटम फाइनेंसिंग नेचर का हो और इन्वेस्टिंग नेचर का हो, जिसका इम्पैक्ट आपके नेट प्रॉफिट पे आ रहा है, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि हम जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है उसको हम कैलकुलेट कर सकें एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस अमाउंट को एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीज़न समझ में आ गया होगा आई थिंक।
ठीक है। अगर नहीं आया है फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसको हम ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट वापस से एज पर ऑपरेटिंग आइटम, एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हो जाए। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को लेस इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आ जाए। सो अब बात करते हैं सर वर्किंग कैपिटल। अच्छा सर, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल आपका होता है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं, सीधा चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। सर ये क्या है सर? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है सर? फिक्स्ड एसेट होती है। ऐसे तो है नहीं कि आप इसको 1 साल के अंदर बेच दोगे, ठीक है। बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट होती है सर। लैंड क्या है सर? आपकी फिक्स एसेट्स है सर। लैंड आपकी क्या है सर? फिक्स एसेट है। अब बात देखो सर, कैश को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि कैश तो सबसे लास्ट में आता है। ये सर कैश सबसे लास्ट में आता है। तो अब देखो आपके पास एसेट्स में कितने आइटम बचे हैं सर? एसेट्स में 3 आइटम बचे हैं सर, इन्वेंट्री, डेब्टर्स, और ये सब आपकी क्या है सर? करंट एसेट्स हैं सर। ये आपकी क्या है सर? करंट एसेट्स हैं। ये तीनों आपकी क्या है सर? करंट एसेट्स हैं, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर लाइबिलिटी साइड में। सर कैपिटल क्या है सर? आपकी कैपिटल आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। देखो ये जो फिक्स एसेट्स है ना, ये फिक्स एसेट्स आपका कहाँ का, किस चीज़ का पार्ट है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट है। एसेट साइड में जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो आपका पार्ट बनते हैं किसका? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का, ठीक है। और जो करंट पोर्शन होता है एसेट साइड का, जो करंट पोर्शन होता है वो किसका पार्ट बनते हैं? वो पार्ट बनते हैं सर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अब सर लोन अगर फिक्स्ड है, ठीक है, या करंट है, ये दोनों कहाँ जाएगा आपका सर? फाइनेंसिंग में। सर ये आपने क्या बता दिया? यहाँ पे एसेट्स तो आपने बताई दी कि करंट एसेट्स हैं तो सीधा ऑपरेटिंग में जाएंगी, लेकिन यहाँ पे लोन चाहे फिक्स है और नॉन करंट है और नॉन करंट है तो दोनों आप फाइनेंसिंग बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सर ऑपरेटिंग में क्या जाएगा सर? ऑपरेटिंग में जाएगा सर आपका क्रेडिटर्स, ठीक है सर, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है सर, ठीक है। ये दोनों आपके उठ के कहाँ जाते हैं सर? करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। और करंट लाइबिलिटीज़, ये वाली जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं ये पार्ट बनेंगी सर आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? जो भी कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होती है डे बाय डे, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे बाय डे ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए जो भी आपको ज़रूर होती है वो होते हैं सर आपकी वर्किंग कैपिटल। उस डे बाय डे क्या होता है सर? आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें से ईयर एंड पे आपके कुछ एक्सपेंसेस बच जाते हैं जो आपने पे नहीं किए तो वो क्या हो जाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और उसका इम्पैक्ट आपका कहाँ जाता है सर? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर। सर क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आपके डे बाई डे चेंज होते हैं। कई बार आप मतलब उनसे परचेज़ कर लेते हैं, उनको कई बार उनको पेमेंट कर देते हैं। जब आप परचेज़ करेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं और जब हम उनको पेमेंट कर देते हैं तो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ आते हैं सर? आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर। और वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है सर? वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है सर इन्वेंट्री और डेप्टर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब चलते हैं सीधा ऊपर। इतनी बात आपको आई तो होप समझ आ गई होगी सर। अब चलते हैं सर ऊपर। सर हाँ, तो ये जो 4 चीज़ें मैंने लिखी है सर, इनको इंक्रीज सर इनका रट्टा मार लेंगे हम, हमें ये समझ नहीं आते कैसे इंक्रीज का। अभी समझा देता हूँ सर। देखो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, इसको हमने क्या किया सर? ऐड किया सर। इसको ऐड क्यों किया सर? अभी बताता हूँ। देखो सपोज करो कि कोई क्रेडिटर था, ठीक है सर। सपोज करो कि आपका कोई क्रेडिटर था, ठीक है, ये सर क्रेडिटर था। अब उस क्रेडिटर से आपने परचेज कर लिया, लेकिन उसको आपने पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया उसको आपने क्या है? कैश नहीं दिया, ठीक है। आपने जो ये परचेज किया है उसको, ये मतलब सॉरी क्रेडिटर क्या है यार, गलत बोल दिया मैंने थोड़ा, सॉरी। सपोज करो कोई सप्लायर था, सप्लायर से क्रेडिटर्स तो नॉर्मल है ना, सप्लायर से आपने कुछ परचेज़ किया, ठीक है, और ये जो परचेज़ है ये क्रेडिट परचेज़ है, ठीक है, इसको आपने पेमेंट नहीं की अभी तक। तो ये क्रेडिट परचेज़ आपकी कहाँ जाएगी सर? क्रेडिटर अकाउंट में। क्रेडिटर परचेज़ कहाँ से होती है सर? क्रेडिटर अकाउंट में, ठीक है सर। क्रेडिट परचेज़ आपकी कहाँ जाती है सर? क्रेडिटर अकाउंट में, ठीक है। तो
परचेज आप जब करेंगे तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे सर, इंक्रीज हो जाएंगे सर, इंक्रीज होंगे। तो उसको हम क्या करते हैं सर, क्योंकि हमारे पास से कैश नहीं गया है सर, तो फिर कैश गया ही नहीं है तो इसको ऐड क्यों करना है। हाँ, ये बात तो सर सोचने वाली है। जब कैश गया ही नहीं है, इसको ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमने इससे इन्वेंट्री परचेज की है, और परचेज करने से हमारे पास क्या आ गई सर, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का स्टॉक तो इंक्रीज हो गया। अगर हम इसकी अगर मान लो एडजस्टमेंट नहीं करते हैं सर, आपने कहा था सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में से सिर्फ कैश कैश का आइटम लेना है, नॉन कैश को तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सर आपने अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया था जिससे इम्पैक्ट जीरो आ गया, तो डेप्रिसिएशन आपने लिया ही नहीं। डेप्रिसिएशन आपने लिया नहीं तो सर ये भी आपने कैश में पेमेंट नहीं किया क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को भी क्यों लेना है, इसको ऐड क्यों कर रहे हो आप, अभी बता। हाँ, तो इसको ऐड इसलिए करना है ताकि आपने जो इन्वेंट्री परचेज की है उसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। इन्वेंट्री आप परचेज कर रहे हो तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है ना, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है ना, तो उसका इम्पैक्ट शो करने के लिए आपको इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा सर, ऐड मान लिया सर, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया सर, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आपने इसको लेस कर दिया सर। इसको लेस करने का रीज़न क्या है सर, अच्छा करंट लाइबिलिटीज़ आपकी लेस कब होती हैं, करंट लाइबिलिटीज आपकी लेस कब होती हैं, लेस तभी होती हैं सर जब आप उनको पेमेंट कर देते हो सर, जब आप उनकी पेमेंट कर देते हो सर। आप क्रेडिटर से आपने सामान लिया था, सप्लायर से आपने सामान लिया था, उसको आपने अगर पेमेंट कर दी तो उसकी वजह से क्या होगा, पेमेंट करने से आपका क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज होने की, पेमेंट करने की वजह से आपका क्या, कैश का आउटफ्लो हुआ है सर, कैश का आउटफ्लो हुआ है सर, कैश का आउटफ्लो। जब भी देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ तो प्लस होता है या माइनस होता है सर, प्लस और माइनस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है सर। किस चीज़ पे सर, प्लस तभी होगा जब कोई इनफ्लो होगा, जब कुछ भी आपके बिजनेस के अंदर इनफ्लो होगा, कैश का इनफ्लो, जब भी कैश का इनफ्लो, जब भी कैश का इनफ्लो होगा तो वो अमाउंट क्या हो जाएगी सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी। और जब भी कैश का आउटफ्लो होगा सर, जब भी कैश का आउटफ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगी सर, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस हो जाएगी सर। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, जैसे ही आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की तो कैश का आउटफ्लो हो गया, और जैसे कैश का आउटफ्लो हुआ तो आपने उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बिकॉज आपका कैश डिक्रीज हुआ है, उसकी वजह से आपने क्या कर दिया सर, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अच्छा सर, फिर आपने डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड क्यों कर रखा है सर। देखो, जब आप करंट एसेट्स को डिक्रीज करते हो, जब आप करंट एसेट्स को, मैं बार बार बोल रहा हूँ करंट एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स नहीं है, यहाँ पे करंट एसेट्स भी लिखा हुआ है और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर ये फिक्स हो जाते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ जाता है सर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है आपके सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। कहाँ जाता है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। और अगर ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है सर, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, तो हाँ, अब क्या करते हैं सर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट डिक्रीज कब होंगे, जब आप एसेट्स को सोल्ड कर दोगे। ठीक है, अब पड़ी पड़ी तो एसेट्स कम नहीं होंगी, अगर कम पड़ी पड़ी एसेट्स कम हो कैसे होंगी सर, डेप्रिसिएशन लगा देंगे सर। डेप्रिसिएशन तो आपने पहले ही ऐड कर दिया है सर, तो डेप्रिसिएशन तो आपने पहले ही ऐड कर दिया है सर। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब क्या है सर, जब आप सोल्ड कर देते हो सर, सोल्ड करने से सर डिक्रीज हुई, डिक्रीज सोल्ड करने से क्या हुआ है सर, हमारे जो फर्म है उसके अंदर इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कैश का इनफ्लो हुआ तो हम उस चीज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी कैश का इनफ्लो होगा हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है सर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसने आपको लेस कर दिया सर, नॉर्मल सी बात है। आप कोई चीज़ परचेज करोगे तो आपको कैश देना पड़ेगा। जब आप एसेट्स परचेज करके आ रहे हो तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा सर, जैसे कि डेप्टर्स। ठीक है सर, डेप्टर्स का या प्रीपेड एक्सपेंसेस का बता देता हूँ सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्टर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूँगा। आप थोड़ा रिवर्स में जाकर अगर इसके नोट्स बनाने चाहें तो आप अलग पेज पे नोट्स बना लेना, उसका रीजन लिख लेना साथ में। ठीक है, अब बता देता हूँ आपको, ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे को यहीं समझाने में, क्योंकि अगर मैं नीचे जाके समझाऊंगा ना तो आप थोड़े पजल हो जाओगे, तो इसके लिए मैं आपको यहीं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर डेप्टर्स, ठीक है सर, या फिर इन्वेंट्री। ठीक है सर,
ये आपकी क्या है सर, करंट एसेट्स हैं सर, सी है करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये जो करंट एसेट्स हैं अगर ये इंक्रीज होती हैं तो इंक्रीज कब होगी, जब आप परचेज करेंगे सर, ठीक है। ये जब डिक्रीज होते हैं सर, डिक्रीज कब होती है, जब आप क्या करेंगे सर, सेल कर देंगे सर, ठीक है सर। परचेज करेंगे तो सर आउटफ्लो ऑफ कैश होगा सर, और मैंने अभी अभी आपको बताया था जब भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो वो क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा सर, ठीक है सर। और जब भी आप सेल करेंगे तो सर इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा सर, इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा तो सर वो क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा सर। और यहीं देखो आपको इसमें पजल होने की सिंपल सी जरूरत, कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ, जैसे देखो सिंपल लॉजिक है। वहीं अगर देखो करंट लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होगी, करंट लाइबिलिटीज़ कब इंक्रीज होती है, जब आप उधार पे सामान लेके आते हो, ठीक है। जब भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि सर आपने उस चीज़ की पेमेंट नहीं की। करंट लाइबिलिटीज़ में आता क्या है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्यों आते हैं सर, क्योंकि आपने उनको पेमेंट नहीं किया टाइम से। अगर टाइम से पेमेंट कर देते तो नॉर्मल सी बात है सर, एक्सपेंस में शो हो जाता, एक्सपेंस में शो हो जाता तो सर आपको लेस करना पड़ता, ठीक है सर। तो अभी देखो सर, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ तभी होती है जब आप पेमेंट नहीं करते हो, तो उसको आप क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे सर। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स कब होते हैं सर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स तभी होते हैं जब आप एसेट्स को सोल्ड कर देते हो, ठीक है। तो सोल्ड करोगे सर, आपके बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो होगा, इनफ्लो होने की वजह से हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ कब होती है सर, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज तभी होती है जब हम उनकी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने से क्या होता है सर, कैश का आउटफ्लो होता है, और जब भी कैश का आउटफ्लो होगा तो हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं सर, लेस कर देते हैं सर। ये सर बहुत सिंपल सी बात है, हमें समझ आ चुकी है सर। उसके बाद में जब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि इंक्रीज तभी होगी जब आप बाहर से परचेज करके लाओगे, और परचेज करोगे तो आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी सर। आपको बैंक या कैश से पेमेंट करोगे सर, चाहे बैंक से भी पेमेंट करोगे तो वो कैश पेमेंट ही माना जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज होगा तो हम उसको लेस कर देंगे। ये यहाँ तक का सिंपल सा मीनिंग था। उसके बाद में बात करते हैं सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है सर, मैंने आपको पहले समझाया था, लेकिन फिर से एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है इरेगुलर आइटम, ठीक है सर, इरेगुलर एक्टिविटीज़ दैट हैपन इन योर बिजनेस, ठीक है सर। कोई भी इरेगुलर एक्टिविटीज़ जो आपके बिजनेस में होती है सर। इरेगुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है सर, जैसे कि थेफ्ट यानी कि चोरी हो गई, जैसे कि फायर आग लग गई, ठीक है, या और भी कोई रीजन हो सकते हैं सर जिसकी वजह से आपके अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है, वो आपका जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपकी इन्वेंट्री चोरी हो गई, आपकी इन्वेंट्री फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे लेस करके दिखाना होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लेस करके दिखाना होता है। अच्छा सर, मान लो सर बैड डेब्ट्स हुए थे सर, सर बैड डेब्ट्स हुए थे सर, बैड डेब्ट्स कब हुए थे सर, बैड डेब्ट्स हुए थे सर 2018 में, और हमने तो उसको एमओयू छोड़ दी थी सर। हमने तो उसको परमानेंट बैड डेब्ट मान के उसको अकाउंट ही क्लोज कर दिया था सर। हमने ये सोच लिया था सर उसका अकाउंट डूब चुका है, और अब यहाँ पे रिकवरी हो जाती है सर। अब यहाँ पे रिकवरी हो जाती है सर, रिकवरी हो गई तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर क्या दिखा के कर देंगे सर, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर जा करके हम दिखा देंगे सर बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो रिकवर्ड होंगे तो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या हुआ है सर, इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है। लेकिन बैड डेब्ट्स रेगुलर बेसिस पे, यानी कि टोटली बैड डेब्ट जो हमने मान लिए थे वो रिकवर नहीं होते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। उसकी वजह से हम इसका इम्पैक्ट क्या है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर दिखाते हैं और इसको ऐड कर देते हैं सर। इसको क्या कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं सर, ठीक है सर। और फिर आपका टोटल जो इम्पैक्ट आता है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं सर। अब बात करते हैं सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सिंपल है ये, इसमें आपको ज़्यादा सिरदर्दी या माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मान लो, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर आपने कोई एसेट सोल्ड कर दी है, सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। और अगर मान लो आप परचेज़ करते हो तो आपको पैसा बाहर जाएगा, यानी कि आउटफ्लो होगा तो यहाँ से लेस हो जाएगा, ठीक है सर। देखो एक बात पकड़ लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो चीज़ समझ लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है।
इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो है तो ऐड, आउटफ्लो है तो लेस। ठीक है, ये बात समझ लो कि जैसे कोई भी स्टेटमेंट आपको लगे कि ये तो ये एक्टिविटी करने से आपके बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो उसको सिंपल सा ऐड मारो, और आपको लग रहा है कि ये एक्टिविटी करने से पैसा जा रहा है तो उसको लेस करो। ठीक है, सिंपल सी बात है सर। उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ड्यू टू फायर, जैसे करके आपकी कोई फिक्स एसेट्स है वो जल के राख हो गई, तो फिक्स एसेट लॉस ड्यू टू फायर। ठीक है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा और सेम। ठीक है, ऐड होने के चांस कम रहते हैं, इसमें लेस होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखवाया ही नहीं सर हमें। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे लिखवाना भूल गया था, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है सर। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है सर? सपोज करो कि आपकी आपका काम है सर, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल मतलब यानी कि आप दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपकी कोई दवाई थी जिसका बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर रिवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि उनको एलर्जी हो जा रही है, या उन्होंने दवाई तो ली थी सर दर्द ठीक होने के लिए और उनको लूज मोशन लग रहे हैं, या उनको उल्टियाँ लग रही हैं। मतलब आपकी दवाई के कारण कोई रिवर्स इम्पैक्ट आ गया और कोई जो आपका पेशेंट था उसने उठ के आपके ऊपर केस फाइल कर दिया। उसने क्या कर दिया सर? केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने से आपके ऊपर क्या है, कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी सर आपके ऊपर 50 लाख रुपए की। कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी सर आपके ऊपर 50 लाख रुपए की। तो ये क्या आपकी कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पे होता है कि आपके ऊपर पेनल्टी आपने कंपनी इसलिए खोली कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाए? नहीं, पेनल्टी एक बहुत एक्सेप्शनल आइटम है। ठीक है, तो वो क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो तीनों एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन है वो यहाँ पे शो करते हैं सर। उसके बाद में हम क्या करते हैं सर? वो यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है सर, उसके बाद में बात करते हैं सर ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे जो भी आएगा, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट कर, कई बार आपको हो सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस दे दे, ये आप कैलकुलेट कर लो और आपको ये बताना होता है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आइटम बच जाएगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्या है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट था। फॉर्मेट मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो नेक्स्ट सेशन लूँगा उसमें आपको प्रॉपरली एक फॉर्मेट बना के दूंगा, टेंशन मत लो। सर आपने तो पता नहीं क्या कर दिया, हमें समझ नहीं आया, लेकिन आई होप बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मैं आपको एक क्विक रिवीजन इसका दूंगा। ठीक है, और जाने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी सोल्व कर लेते हैं जो आपकी NCERT की बुक के अंदर दी गई है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी मेरे हाथ समझाने की वजह से। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं उसको थोड़ा सा मेरे को करना पड़ता है ना, लेके आता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, तो मैं आ गया हूँ वापस। आप सोच रहे हो सर 1 मिनट तो हुई नहीं मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, तो मैंने ये आइटम लेके आया सर। ठीक है, हाँ, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है सर? यहाँ पे आपको करना है सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। जो आज मैंने समझाया है उसको आपको टेस्ट करना है सर। सबसे पहले परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ मशीनरी। देखो सबसे पहले आपको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो ठीक है, देखो मशीनरी क्या है? मशीनरी सर, मशीनरी कहाँ आती है सर? एसेट्स में आती है सर। एसेट्स क्या? ठीक है, तो एसेट्स में क्या आती है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये क्या कहाँ जाएगा सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। आप मेरे से पहले इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मशीनरी को परचेज़ किया है। अब जब परचेज़ करने से क्या हुआ है सर? आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो करने से ये क्या हो जाएगा सर? लेस हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है सर? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल क्या होती है सर आपकी? कैपिटल कहाँ जाती है सर? कैपिटल जाती है सर आपकी लाइबिलिटी साइड में। ठीक है सर, लाइबिलिटी साइड में जाती है सर। लाइबिलिटी साइड में कहाँ? जो लाइबिलिटी साइड क्या होती है सर? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर, तो आपने क्या किया? प्रोसीड फ्रॉम इशू किया है सर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू करने से कि आपके जो बिजनेस के अंदर क्या हुआ है सर? इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है सर। इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है तो ये क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाकर के ऐड हो जाएगा सर। उसके बाद में थर्ड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं सर। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सर सेल्स। आपने सेल्स की है सर, सेल्स की है। सेल्स कहाँ जाती है सर? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। जब आप सेल्स करते हो सर, सेल्स करने से क्या होता है सर? हमारे पास
पैसे आते हैं सर, मनी, कैश। कैश का क्या होता है सर? इनफ्लो होता है सर। इनफ्लो होता है तो वो कहाँ क्या हो जाएगा सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ये डायरेक्ट मेथड बता रखा है यार थोड़ी, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, इसको आपके लिए कल के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड बता रखा है और मैंने आपको पहले इनडायरेक्ट मेथड बताया, ठीक है। तो अगर आप इसको मेरे से पहले ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं, लेकिन मैं कल इसको आपको ज़रूर समझाऊंगा। 100% मैं आपको इसको ज़रूर समझाऊंगा कल, ठीक है। तो इसको कल के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आ गई है। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका भी बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। 3-4 क्लासेस जितने भी इसकी लगेंगी, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा इसके अंदर। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं मार नहीं खाएंगे, आई प्रॉमिस यू। चलो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए यहीं इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। और हाँ, लास्ट बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं बिना देखे पढ़ा रहा हूँ। देखो जो ये जो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है, ये सब मैंने अपनी नॉलेज से बताया है, अपने लॉजिक से बताया है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपकी बुक से या कहीं और से पढ़ के नहीं बताया है, क्योंकि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुका हूँ। तो उसके बाद में मैं ये सब चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो आप अंडरस्टैंडिंग मेरी समझ सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरी कितनी परफेक्ट हो सकती है, ठीक है। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा, हर एक छोटी सी छोटी चीज़। जैसे बच्चे कहाँ गुडविल में कई बार पजल हो जाते हैं सर, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट दें, डिविडेंड में पजल हो जाते हैं सर, डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट दें, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने 40 से 45 मिनट की क्लास सोची थी कि 40-45 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन 1 घंटा हो गया अपने को क्लास करते करते। थैंक यू सो मच गाइस, आप प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना बार देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।